हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र। ठीक है, सभी कोशिकांग लगभग आप पढ़ चुके हैं, गुणसूत्र आपका बचा हुआ था। ठीक है, तो आज जो है आप जानेंगे गुणसूत्र के बारे में कि गुणसूत्र क्या है और इसकी संरचना कैसी होती है और इसके कार्य क्या होते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो देखिए, गुणसूत्र जो है इसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। और ये जो क्रोमोसोम वर्ड है यानी कि जो क्रोमोसोम शब्द है, ये कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, क्रोमा प्लस सोमा। ठीक है, क्रोमा प्लस सोमा। क्रोमा मीन्स होता है कलर और सोमा मीन्स होता है बॉडी। कलर मीन्स हो जाएगा रंगीन और सोमा मीन्स बॉडी अर्थात काय। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम जो है क्या है? एक कलर्ड बॉडी है, एक रंगीन काय है। ठीक है, क्रोमोसोम इज अ कलर बॉडी यानी कि एक रंगीन काय है। ठीक है, क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो क्रोमोसोम की खोज जो है किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी। स्ट्रासबर्गर ने कोशिका विभाजन के दौरान की थी, यानी कि ये जो है कोशिका विभाजन का अध्ययन कर रहे थे, तो उस समय इन्होंने किसकी खोज की थी? क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की खोज की थी। ठीक है, और वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक जो है, एक दूसरे वैज्ञानिक जिनका नाम है वाल्डेयर ने सबसे पहले क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और गुणसूत्र जो है इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई 0.5 to 30 म्यूएम यानी कि 0.5 से लेकर के 30 माइक्रोन तक होती है। व्यास जो है इसकी कितनी होती है? 0.2 to 3 यानी कि 0.2 से लेकर के 3 माइक्रोन तक इसकी क्या होती है? व्यास होती है। ठीक है, और ये जो क्रोमोसोम है ये कहाँ पाया जाता है? तो क्रोमोसोम जो है ये कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पे? कोशिका के केंद्रक में। ये है क्या? ये कोशिका के केंद्रक में पाया जाने वाला एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि गुणसूत्र जो है केंद्रक में पाया जाने वाला क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन है। और ये किसके समान? केंद्रक में एकदम से धागे के समान दिखाई देता है, जिसको केंद्रक में आप नाम देते हैं क्रोमैटिन जाल। इसके पहले आप जो है केंद्रक का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, तो जब आप केंद्रक के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको वहां पे जो क्रोमैटिन जाल दिखाई देता है, यानी कि जो आपने देखा क्रोमैटिन जाल जिसे कहते हैं, वही क्या है? हमारा क्रोमोसोम है। यानी कि वो क्रोमोसोम जो है कोशिका के केंद्रक में धागे के समान दिखाई देता है। ठीक है, और ये क्या है? ये एक प्रकार का न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो प्रोटीन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में अर्थात केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि इसे हेरिडिटी वेहिकल्स यानी कि आनुवांशिकता का वाहक भी कहते हैं। इसे हम आनुवांशिकता का वाहक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है इस क्रोमोसोम में क्या उपस्थित होते हैं? जीन्स उपस्थित होते हैं, जीन उपस्थित होते हैं। और वे जीन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि गुणसूत्र जो है ये जीन्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। जीन्स जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसके माध्यम से जाते हैं? तो ये जो है क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र के माध्यम से जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम जो है गुणसूत्र को क्या कहते हैं? हेरिडिटी वेहिकल्स कहते हैं अर्थात आनुवांशिकता का वाहक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र जो है इसकी संख्या अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार की होती है। यानी कि अलग अलग जातियों में गुणसूत्र की संख्या अलग अलग होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि अलग अलग जाति में जितने प्रकार की जाति होंगे सभी जातियों में गुणसूत्रों की संख्या एक समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। तो वही हमने लिखा कि अलग अलग जातियों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग
होती है। और आप जानते हैं कि किसी एक जाति में जो है गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित बनी रहती है। जैसे आप ह्यूमन बींग्स को अगर ले लीजिए, मनुष्य को ले लीजिए, तो आप देखते हैं कि मनुष्य में जो है पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्र की संख्या निश्चित बनी रहती है। यानी कि जितने भी मानव हैं, जितने भी ह्यूमन हैं, सभी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, यानी कि 23 पेयर होती है। तो आप देखते हैं कि जो है पुराने पीढ़ी में, यानी कि पहले पीढ़ी में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, फिर उससे जो पीढ़ी आती है उसमें भी 46, फिर उसके आगे की पीढ़ी जो आएगी उसमें भी 46 क्रोमोसोम। यानी कि आप देखते हैं कि गुणसूत्र की संख्या जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक निश्चित बनी रहती है। इसकी संख्या जो है निश्चित बनी रहती है। ये किसके कारण ऐसा क्यों होता है? तो ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा या अर्धसूत्री विभाजन के कारण होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि गुणसूत्रों की संख्या को पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित बनाए रखने के लिए अर्धसूत्री विभाजन जिम्मेदार होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन कैसे जिम्मेदार होता है? आप जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये कोई मेल है और यहाँ पे ये क्या है, फीमेल है, तो आप जानते हैं कि 46 क्रोमोसोम इसमें भी होते हैं, 46 क्रोमोसोम इससे भी होते हैं। तो मेल से जो मेल गैमीट बनता है, मेल गैमीट बनता है, और फीमेल से जो है फीमेल गैमीट। तो जो मेल से मेल गैमीट बनता है, मेल में कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे इनके जो जर्मिनल सेल है, यानी कि जिस सेल से गैमीट का निर्माण होता है, उस सेल में, उस कोशिका में क्या होता है? मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन होता है, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण क्या होता है, जो मेल में 46 क्रोमोसोम है, मेल के जर्मिनल सेल में, जननिक कोशिका में जो 46 क्रोमोसोम है, वो कितने क्रोमोसोम इस मेल गैमीट में आते हैं? वहां से केवल 23 क्रोमोसोम, यानी कि आधे गुणसूत्र जो है ये किसमें आते हैं? नर युग्मक में, यानी कि उसके युग्मक में आते हैं। वैसे इस प्रकार से यहाँ पे भी मियोसिस डिवीजन होगा। फीमेल के जो जननिक कोशिका होगी, फीमेल की जो जर्मिनल सेल होगा, जिससे फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण 46 में से आधे गुणसूत्र यानी कि 23 गुणसूत्र जो है वो किसमें आ जाते हैं? फीमेल गैमेट में आ जाते हैं। उसके बाद ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है तो आप जानते हैं क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट बनता है, और इस जाइगोट में आप देख रहे हैं 23 क्रोमोसोम यहाँ से मिले और 23 क्रोमोसोम यहाँ से मिले, तो जाइगोट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? 46 हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मेल में भी 46 क्रोमोसोम है और फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम है। फिर उससे ये जो जाइगोट है, जाइगोट से फिर क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से फिर क्या बनेगा? शिशु यानी कि चाइल्ड बनेगा। तो आप देख रहे हैं एम्ब्रियो, जब यहाँ पे जाइगोट में 46 है तो यहाँ पे भी 46 गुणसूत्र होगा और इसमें भी 46 गुणसूत्र होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रथम पीढ़ी यानी कि ये जनक है, मेल और फीमेल दोनों में 46 क्रोमोसोम है। फिर इनसे जो बच्चा बना उसमें भी कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। फिर इनसे आगे की जो पीढ़ी आएगी उसमें भी 46 क्रोमोसोम, यानी कि आप देख रहे हैं इस गुणसूत्र की संख्या जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित बनी रहती है। ये किसके द्वारा होता है या किसके कारण होता है? तो आप बताएंगे मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा संभव होता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित बनी रहती है। अगर यही अर्धसूत्री विभाजन ना होता, मान लीजिए यहाँ पे मियोसिस डिवीजन के बजाय माइटोसिस डिवीजन होता, समसूत्री विभाजन होता, तो क्या होता? 46 क्रोमोसोम यहाँ है तो सभी क्रोमोसोम यहाँ पे चले आते। अगर क्या होता? माइटोसिस डिवीजन होता, और यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम आ जाते फीमेल गैमेट में भी। तो आप देख रहे हैं 46 और 46 मिलकर के यहाँ पे बहुत ढेर सारे गुणसूत्र हो जाते, तो ये मनुष्य के बजाय कुछ और बन जाता। ठीक है ना। इस प्रकार से जो है मियोसिस डिवीजन के द्वारा ही जो है गुणसूत्र की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित बनी रहती है। ठीक है। इसके बाद जो है
ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए और क्या हमने लिखा है कि गुणसूत्र के अध्ययन के लिए मध्यावस्था यानी कि मेटाफेज जो है ये सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है। यानी कि अगर हम गुणसूत्र के शेप साइज यानी कि हम गुणसूत्र का जो है एकदम से अच्छा स्ट्रक्चर, एकदम ट्रू स्ट्रक्चर अगर हम देखना चाहें कि गुणसूत्र देखने में कैसा होता है, कितना लंबा कितना चौड़ा होता है, तो उसके लिए जो है सबसे अच्छी अवस्था कौन सी मानी जाती है, तो उसके लिए कोशिका विभाजन की सबसे अच्छी अवस्था होती है। यानी कि कोशिका विभाजन की एक अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं मध्यावस्था, मेटाफेज। तो मेटाफेज स्टेज जो है ये गुणसूत्र के अध्ययन के लिए, या आपसे पूछा जाए कि गुणसूत्र के आकारिकी के अध्ययन के लिए कौन सी अवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है, तो आप बताएंगे कि गुणसूत्र के अध्ययन के लिए या गुणसूत्र की आकारिकी के अध्ययन के लिए मध्यावस्था सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है। ठीक है, ये मध्यावस्था जो है ये आप जब कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, सेल डिवीजन पढ़ेंगे, तब वहां पे आप जानेंगे कि ये मध्यावस्था कौन सा स्टेज है और इसमें क्या होता है। बस अभी आप इतना याद रखिए कि गुणसूत्र के अध्ययन के लिए या पूछे गुणसूत्र की आकारिकी के अध्ययन के लिए, तो आप याद रखेंगे कौन सा स्टेज, मेटाफेज स्टेज या मध्यावस्था जो है ये सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि गुणसूत्र का आकार यानी कि शेप ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र का जो है शेप कैसा होता है। तो गुणसूत्र जो है ये कई शेप के हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि इसके जो है 4 शेप यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। ये पहला शेप है। यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ये छोटा सा ये गोला ऐसे हमने बनाया हुआ है। तो ये क्या है, ये है सेंट्रोमियर। ये क्या है, सेंट्रोमियर, जिसको आप हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र बिंदु। ठीक है, इसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। तो आप जैसा कि आप जानते हैं क्रोमोसोम मेनली आप जब मेटाफेज में देखेंगे तो आपको इस तरीके से क्रोमोसोम दिखाई देता है। ये क्या है, ये जो है क्रोमोसोम का मध्य बिंदु है, यानी कि इसे हम कहते हैं गुणसूत्र बिंदु और इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोमियर। और ये दोनों जो है ये इसकी क्या होती हैं, आर्म्स होती हैं, यानी कि भुजाएं होती हैं। ठीक है, बीच में ये जो होता है ये क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार का होता है क्रोमोसोम का, यानी कि ऊपर जो है एक सेंट्रोमियर है एकदम से ऊपर, और इसके नीचे जो है क्या है, एक इसकी आर्म है यानी कि भुजा है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रॉड शेप। आप देख रहे हैं एकदम से ऐसे सीधा है, तो इसलिए इसे हम कह देते हैं रॉड शेप्ड, और इसका नाम क्या है, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इस प्रकार के क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। यानी कि ये कैसा शेप है क्रोमोसोम का, टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक जो है ये कैसा होता है, रॉड शेप में होता है। उसके बाद है एक्रोसेंट्रिक, दूसरा जो है एक्रोसेंट्रिक। आप देख रहे हैं कि बीच में क्या है, सेंट्रोमियर है यानी कि गुणसूत्र बिंदु है, और इसके ऊपर जो है एक छोटी सी भुजा है, बहुत छोटी सी, और इसके नीचे बड़ी सी भुजा है, यानी कि आप जे बनाते हैं स्मॉल लेटर का, इस तरीके से आप स्मॉल लेटर का क्या बनाते हैं, जे बनाते हैं इस तरीके से। तो इस प्रकार का कुछ शेप है ये, इसे हम कहते हैं जे शेप। ठीक है, ये थोड़ा जो है इंग्लिश का लेटर जो जे होता है उसके तरीके से है, तो इसलिए इसे हम कह देते हैं जे शेप, और इसका नाम क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है सब मेटासेंट्रिक। अब देख रहे हैं कि ये क्या है, सेंट्रोमियर है यानी कि गुणसूत्र बिंदु है, और इससे जो है कुछ इस तरीके से 2 भुजाएं लगी हुई हैं। इसका शेप जो है किस तरीके से है, एल शेप में है। ठीक है, तो ये जो सब मेटासेंट्रिक है इसका शेप कैसा होता है, एल शेप होता है। उसके बाद मेटासेंट्रिक जो है आप देख रहे हैं कि सेंट्रोमियर है, और ये इसकी दोनों भुजाएं एकदम से किस शेप में जुड़ी हुई हैं, इससे वी शेप में जुड़ी हुई हैं। तो ये आपको याद रखना है कि टेलोसेंट्रिक जो है इसका शेप कैसा होता है, रॉड शेप होता है। एक्रोसेंट्रिक जो है इसका कैसा शेप होता है, जे शेप होता है। और जो सब मेटासेंट्रिक है इसका शेप कैसा होता है, एल शेप होता है। और मेटासेंट्रिक का शेप जो है कैसा होता है, वी शेप होता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है कि टेलोसेंट्रिक का शेप कैसा होगा, मेटासेंट्रिक का शेप कैसा होगा, सब मेटासेंट्रिक का शेप कैसा होगा, या जो है एक्रोसेंट्रिक का शेप कैसा होता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि जो है किसका शेप कैसा होता है,
तो ये आप याद रखेंगे, शेप है, ये गुणसूत्र का आकार है, क्रोमोसोम का शेप है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र का रासायनिक संगठन क्या है, यानी कि किन किन चीजों से मिलकर के गुणसूत्र बना होता है। तो केमिकल कंपोजिशन यानी कि रासायनिक संगठन जो है क्रोमोसोम का, इसमें आप देख रहे हैं कौन कौन सी चीजें हैं। डीएनए है, इस कितना है यहाँ पे हमने लिखा है 40%, और आरएनए है 1 to 10%। उसके बाद है हिस्टोन प्रोटीन, ये होते हैं 40 to 50%, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये होते हैं 10%। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो क्रोमोसोम में डीएनए, आरएनए और जो है प्रोटीन पाए जाते हैं, हिस्टोनियम एंड जो है नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है केमिकल कंपोजिशन। इसको आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। ठीक है, पूरा जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट करिएगा क्योंकि हमें ये मिटाना पड़ेगा, तब हम आपको स्ट्रक्चर समझा पाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब यहाँ पे कुछ चीजें जान लीजिए, जैसे देखिए डीएनए और आरएनए। तो ये डीएनए और आरएनए क्या है, ये आप जान रहे होंगे कि डीएनए और आरएनए क्या है। ये एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो है ये डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड है। और इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, तो इसमें से आपको हिस्टोन प्रोटीन के बारे में जानना है। तो हिस्टोन प्रोटीन जो है, इसको हम रब कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, फिर हिस्टोन प्रोटीन आपको बताते हैं। तो देखिए हिस्टोन प्रोटीन जो है, हिस्टोन प्रोटीन ये कैसा होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, जो हिस्टोन प्रोटीन है इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, ये बेसिक नेचर का होता है। और ये जो है अमीनो अम्ल जो है, ये जो है लाइसिन और आर्जिनिन नामक अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो है ये किस अमीनो अम्ल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हिस्टोन प्रोटीन जो है किस प्रकार के अमीनो अम्ल का बना होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन जो है लाइसिन और आर्जिनिन नामक अमीनो अम्ल से बना होता है। ठीक है, और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। तो ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं, तो 5 प्रकार जो है वो है H1, दूसरा है H1A, ठीक है, दूसरा जो है H1 नहीं है, H2 है, H2A, तीसरा है H2B, और चौथा है H3, और पांचवा है H4। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के जो है अमीनो अम्ल होते हैं। 5 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, कौन कौन से, एक है H1, ठीक है, और दूसरा है H2A, तीसरा है H2B, और चौथा है H3, और पांचवा है H4। ठीक है, इसमें से जो है H1 जो है इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, तो H1 जो है इसमें लाइसिन की मात्रा, इसमें जो है लाइसिन की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद H2A और H2B जो है इसमें किसकी मात्रा, तो इसमें आर्जिनिन की मात्रा, इसमें जो है किसकी मात्रा, आर्जिनिन की मात्रा अधिक होती है। और जो आपका H3 और H4 है, यहाँ पे इसमें भी लाइसिन ही होता है, लाइसिन की मात्रा, और इसमें तीनों में जो है, इन तीनों में जो है ये आर्जिनिन की मात्रा जो है, आर्जिनिन की मात्रा
अधिक होती है। ठीक है, तो ये जो है H1 हिस्टोन प्रोटीन जो है, तो H1 हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन की मात्रा अधिक होती है। H2A और H2B जो है, इसमें लाइसिन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। उसके बाद जो H3 और H4 है, इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, तो इसमें आर्जिनिन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन जो है ये कैसा होता है, इसकी प्रकृति क्षारीय प्रकृति होती है। ये जो है लाइसिन और आर्जिनिन नामक अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन जो है ये 5 प्रकार के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। इसमें जो H1 है हिस्टोन प्रोटीन है, यानी कि H1 जो है इसमें लाइसिन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। H2A और H2B जो है इसमें लाइसिन की मात्रा कम होती है। H3 और H4 जो है इसमें आर्जिनिन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसमें से ये जो 4 प्रकार के प्रोटीन है, H2A, H2B, H3 और H4, ये चारों प्रकार के प्रोटीन जो है किसमें पाए जाते हैं, डीएनए में पाए जाते हैं। ये चारों प्रोटीन जो है मिल करके क्या बनाते हैं, चारों प्रोटीन जो है आपस में मिल करके अष्टक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, अष्टक का निर्माण करते हैं, यानी कि ऑक्टामर का निर्माण करते हैं। और अष्टक का कैसे, ये जो है H2A है, इसके 2 मॉलिक्यूल होते हैं, इसके भी 2 मॉलिक्यूल होते हैं, और इसके भी 2 मॉलिक्यूल, और इसके भी 2 मॉलिक्यूल, यानी कि ये जो है 8 जो है टोटल, चारों जो है मिल करके, यानी कि चारों के 2-2 मॉलिक्यूल होते हैं, चारों मिल करके जो है एक जटिल स्ट्रक्चर बनाते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑक्टामर या अष्टक। ठीक है, लेकिन ये आप आगे पढ़ेंगे जब डीएनए पैकेजिंग पढ़ेंगे। ठीक है, बस अभी आपको इतना जानना था हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं गुणसूत्र की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो देखिए ये जो है आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। इसमें आप देख रहे हैं कि हमने जो है, तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर है, और इसमें आप देख रहे हैं कि इसका ये जो एकदम ऊपरी भाग है, इसका जो एकदम से टिप पार्ट है, इसको हम कहते हैं टेलोसेंट्रिक। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, टेलोसेंट्रिक कहते हैं। और ये टेलोसेंट्रिक को हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो इसे हम हिंदी में कहते हैं अंतःखंड। ये टेलोसेंट्रिक का काम क्या होता है, तो आप इसको लिखते चलिएगा। पहला आप हेडिंग लिखेंगे टेलोसेंट्रिक। ठीक है, टेलोसेंट्रिक। तो टेलोसेंट्रिक जो है ये क्या करता है, तो ये जो है आप इसमें लिख लेंगे कि टेलोसेंट्रिक जो है गुणसूत्रों को आपस में चिपकने से, ये जो है गुणसूत्रों को आपस में चिपकने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, और ये जो है किसको निर्धारित करता है, एजिंग को निर्धारित करता है, एज को निर्धारित करता है। यानी कि जैसे जैसे जो है व्यक्ति की एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे टेलोसेंट्रिक जो है ये नष्ट होता जाता है। ठीक है, तो एक लाइन और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि व्यक्ति की एज या उम्र बढ़ने के साथ साथ टेलोसेंट्रिक जो है टेलोसेंट्रिक नष्ट होता रहता है। ठीक है, टेलोसेंट्रिक जो है ये गुणसूत्रों को आपस में चिपकने से रोकता है, और ये व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है टेलोसेंट्रिक नष्ट होता रहता है। यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है, वैसे वैसे टेलोसेंट्रिक जो है
छोटी होती जाती है, नष्ट होती जाती है। उसके बाद आप देख रहे हैं पेलिकिल। पेलिकिल को हिंदी में हम कहते हैं तनुतक। तो ये पेलिकिल जो है, उसके बाद आप दूसरी हेडिंग लिखेंगे पेलिकिल। तो पेलिकिल जो है ये क्या है, यह जो है एक प्रकार की क्या होती है, झिल्ली होती है। यह एक प्रकार की झिल्ली होती है जो क्रोमोसोम के चारों तरफ घिरी रहती है। ठीक है, जो क्रोमोसोम के चारों तरफ घिरी रहती है। तो ये है पेलिकिल। आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ ये जो आवरण पाया जा रहा है, ये क्या है, पेलिकिल है। एक प्रकार की झिल्ली होती है जो क्रोमोसोम के चारों तरफ घिरी रहती है, या कह सकते हैं कि जो गुणसूत्र के आवरण का कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद जो है मैट्रिक्स। अब देख रहे हैं यहाँ पे तीसरा स्ट्रक्चर जो है क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं आधार द्रव या आधार द्रव्य। तो मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स ये जल लाइक सबस्टेंस होता है, यानी कि ये जल की तरह जो है, जल की तरह एक द्रव पदार्थ है जिसमें क्या क्या भरे होते हैं, प्रोटीन, ठीक है, मिनरल्स, एंजाइम आदि जो है पाए जाते हैं। ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में वाटर हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गया, एंजाइम्स हो गए, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और ये मैट्रिक्स जो है ये कैसा होता है, नॉन जेनेटिक होता है। ठीक है, मैट्रिक्स नॉन जेनेटिक होता है। और ये जो आपका पेलिकिल है ये कैसा होता है, जेनेटिक होता है, यानी कि आनुवांशिक होता है। और ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में ही आप देख रहे हैं कि जो है मैट्रिक्स के अंदर ही क्या पाया जा रहा है, क्रोमोनिमेटा, यानी कि कुंडलित जो है धागे के समान एक संरचना पाई जाती है मैट्रिक्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं क्रोमोनिमेटा। तो चौथा आप हेडिंग लिख लेंगे क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा, तो इसमें आप लिखेंगे क्रोमोनिमेटा में कि यह जो है मैट्रिक्स, यह जो है मैट्रिक्स में पाई जाने वाली कैसी रचना है, कुंडलित रचना है। ठीक है, कुंडलित रचना है जो दो क्रोमैटिड्स की बनी होती है। दो क्रोमैटिड्स यानी कि एक ये वाला और एक ये वाला, इस प्रकार से दो क्रोमैटिड्स इसमें है। ठीक है, तो ये जो क्रोमोनिमेटा है, क्रोमोनिमेटा जो है मैट्रिक्स के अंदर पाई जाने वाली कुंडलित संरचना है, या आप कह सकते हैं कि मैट्रिक्स में जो है कुंडलित धागे के समान पाई जाने वाली संरचना है। ठीक है, ये कुंडलित जो है धागे के समान संरचना है, या कुंडलित रचना है, या कह सकते हैं कि कुंडलित धागे समान रचना है। ठीक है, और ये जो है क्रोमोनिमेटा जो है, आगे लिख लीजिएगा कि जो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये जो क्रोमोनिमेटा है ये हिस्टोन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि जो क्रोमोनिमेटा है, इसी क्रोमोनिमेटा के ऊपर जो है कुछ जो है अंतराल पर क्या पाई जा रही है, क्रोमोमियर पाई जा रही है। छोटी छोटी जो है कणिकानुमा संरचना पाई जा रही है। तो आप लिख सकते हैं कि क्रोमोनिमेटा के ऊपर
जगह जगह पर जो है कणिकानुमा, जगह पर कणिकानुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्रोमोमियर कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमोमियर कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्रोमोनिमेटा के ऊपर जो है जगह जगह पर कैसी संरचना पाई जा रही है, कणिकानुमा संरचना पाई जा रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोमियर कहते हैं। ठीक है, और ये जो क्रोमोमियर है, क्रोमोमियर के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, क्रोमोमियर के अंदर जीन उपस्थित होते हैं। क्रोमोमियर के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, जीन उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये गुणसूत्र का, जैसे आपने देखा था, हमने स्ट्रक्चर बनाया था गुणसूत्र का इस तरीके से। ये क्या है, सेंट्रोमियर है, गुणसूत्र बिंदु है। उसके बाद इसके जो है इस तरीके से इससे क्या लगी होती हैं, भुजाएं लगी हुई होती हैं। तो यही स्ट्रक्चर जो है, इसका आंतरिक स्ट्रक्चर ये बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्या है, गुणसूत्र बिंदु है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोमियर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बीच में ऐसे संकीर्ण है, ये संकुचित है, यानी कि सिकुड़ी हुई है। तो इसी भाग को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। और ये क्या है, सिकुड़ी हुई है, ये जो है संकीर्ण है, इसलिए इसे हम कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। और इसे हम प्राइमरी कहते हैं क्योंकि पूरे गुणसूत्र में पहला जो है संकीर्णन ये है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि प्राथमिक संकीर्णन। गुणसूत्र बिंदु इसको हम हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र बिंदु। ठीक है, और इसी को हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं। ठीक है, इसी गुणसूत्र बिंदु से जो है इसकी दोनों भुजाएं जुड़ी हुई रहती हैं। उसके बाद और नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके की संरचना दिख रही है। ठीक है, और इसी के ऊपर यहाँ पे एक गोल सा संरचना दिख रहा है, और इस संरचना को हमने नाम दिया है न्यूक्लियोलस, यानी कि केंद्रिका। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, अर्थात केंद्रिका कहते हैं। और इसके नीचे ये वाला भाग जो है, ये वाला जो भाग है, इसे हम कहते हैं नार। इसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, यानी कि केंद्रकीय संगठक छिद्र। ये क्या है, गुणसूत्र में पाया जाने वाला एक छिद्र है, जिसे हम कहते हैं नार या न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन या केंद्रकीय संगठक छिद्र। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन है, केंद्रकीय संगठक छिद्र है, इसमें जो है क्या होता है, आरएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप न्यूक्लियोलस और ये गुणसूत्र बिंदु कुछ नहीं है, इसको आप ऐसे याद कर लेंगे कि ये जो है गुणसूत्र बिंदु है, इसी से जो है गुणसूत्र की दोनों भुजाएं जुड़ी होती हैं, या गुणसूत्र की भुजाएं जुड़ी होती हैं। और इस गुणसूत्र बिंदु को हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं, क्योंकि यह गुणसूत्र में पाया जाने वाला पहला संकीर्णन होता है। ठीक है, या पहला संकुचन होता है, या संकुचन नहीं कहेंगे हम, पहला संकीर्णन होता है। उसके बाद जो है उसके नीचे आप न्यूक्लियोलस जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो न्यूक्लियोलस जो है आप लिख लेंगे इसमें एक लाइन की, न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका जो है केंद्रकीय संगठक छिद्र के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, इसमें आप इतना लिख लेंगे। उसके बाद नार जो है, नार हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे इसमें कि यह जो है गुणसूत्र में पाया जाने वाला एक छिद्र है। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है वो केंद्रकीय संगठक छिद्र। और इस केंद्रकीय संगठक छिद्र में जो है किसका संश्लेषण होता है, आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस, यानी कि इसका क्या होता है, संश्लेषण होता है। किसमें होता है, नार में होता है। केंद्रकीय संगठक छिद्र में जो है आरएनए का क्या होता है, संश्लेषण होता है। ठीक है, आरएनए का क्या होता है, संश्लेषण होता है। उसके बाद जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो छिद्र पाई जा रही है, इसी वजह से गुणसूत्र के बीच में केवल इतनी सी जगह है। ठीक है, यहाँ पे भी गुणसूत्र में संकीर्णन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे नार उपस्थित है, यानी कि नार उपस्थित होने के कारण गुणसूत्र में यहाँ पे भी क्या पाया जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है, संकीर्णन पाया जाता है।
और इस संकीर्ण को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि द्वितीयक संकीर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है गुणसूत्र में पाया जाने वाला दूसरा संकीर्ण है, इसीलिए इसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन अर्थात द्वितीयक संकीर्ण। इसके बाद जो है द्वितीयक संकीर्ण के नीचे जो है, या हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम का जो लास्ट भाग होता है, लास्ट पार्ट होता है, उसे हम नाम देते हैं सैटेलाइट यानी कि अनुषंग। सैटेलाइट जो है ये क्रोमोसोम का या गुणसूत्र का सबसे अंतिम भाग होता है। गुणसूत्र का जो है ये लटका हुआ भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुषंग कहते हैं। और ये जिन क्रोमोसोम में सैटेलाइट पाया जाता है या अनुषंग पाया जाता है, उसे हम नाम देते हैं सैट क्रोमोसोम। उसे हम क्या कहते हैं, सैट क्रोमोसोम कहते हैं, यानी कि सैट गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, और ये सैट क्रोमोसोम जो है या सैट गुणसूत्र नाम जो है किसने दिया है, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है नवासिन। किसने दिया है, नवासिन नामक वैज्ञानिक ने सैट क्रोमोसोम नाम दिया है या सैट क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, और ये जो है जो गुणसूत्र है, आप जानते हैं कि मनुष्य में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, 23 पेयर होती है। और यहाँ पे जो है जिनमें जो है यानी कि यहाँ पे जो नार है, नार जो है सभी गुणसूत्र में नहीं पाए जाते, यानी कि केंद्रीय संघटक छिद्र जो है ये कुछ ही गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिनमें केंद्रीय संघटक छिद्र पाए जाते हैं। तो जिसमें जो है केंद्रीय संघटक छिद्र पाए जाते हैं, जैसे आपने देखा कि मनुष्य में, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, नार जो है यानी कि NOR, ये सभी गुणसूत्र में नहीं पाया जाता। नार जो है सभी गुणसूत्रों में नहीं पाया जाता। ठीक है, सभी गुणसूत्रों में नहीं पाया जाता है। जैसे कि मनुष्य जो है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 पेयर, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से केवल जो है यानी कि जो नार है, आप जानते हैं कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये नार जो है सभी क्रोमोसोम पर उपस्थित नहीं होता, कुछ ही क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं जिनमें जो है नार उपस्थित होता है। वो कौन कौन से क्रोमोसोम हैं, तो केवल जो है 13वें, 14वें, 15वें, 13वें, 14वें, 15वें, उसके बाद जो है 21वें और 22वें जोड़े गुणसूत्र पर ही नार पाया जाता है। ठीक है, ये जो नार होता है ये गुणसूत्र यानी कि जो 23 पेयर गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, सभी जोड़े गुणसूत्रों पर नहीं पाया जाता। केवल 13वां जोड़ा गुणसूत्र, 14वां जोड़ा गुणसूत्र, 15वां जोड़ा, 21वां और 22वां जोड़ा गुणसूत्र जो होता है केवल उन्हीं पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था जो है स्ट्रक्चर, आपको ये समझ में आ गया होगा। देख रहे हैं आपके टीलोमियर, टीलोसेंट्रिक है, उसके बाद जो है पेलिकिल है, फिर मैट्रिक्स है, क्रोमोनिमेटा, क्रोमोमियर, सेंट्रोमियर, न्यूक्लियोलस, उसके बाद नार है, नार में आरआरएनए का संश्लेषण होता है, फिर ये जो है नार के बीच में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है और अनुषंग पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम देखते हैं गुणसूत्र के प्रकार। तो देखिए अब जो है हम देख लेंगे गुणसूत्र के प्रकार। गुणसूत्र के प्रकार जो हैं
गुणसूत्र के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो गुणसूत्र जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो है उसे हम कहते हैं दैहिक गुणसूत्र। ठीक है, दैहिक गुणसूत्र यानी कि इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस। दूसरा जो है उसको हम कहते हैं लैंगिक, इसे हम कहते हैं लैंगिक गुणसूत्र। इसको इंग्लिश में कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसको ऐसे ही आप समझ लीजिए। दैहिक गुणसूत्र जो है यहाँ पे दोनों लिख लीजिएगा, दैहिक गुणसूत्र और लैंगिक गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम। तो पहले हम दैहिक गुणसूत्र देख लेते हैं। दैहिक गुणसूत्र जो है आप जानते हैं कि मनुष्य में जो है, मनुष्य में कितने जोड़े? 46 गुणसूत्र मनुष्य में जो है हम यहाँ पे लिखेंगे 23 पेयर गुणसूत्र यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र यानी कि 44 गुणसूत्र को क्या कहते हैं? दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। और ये दैहिक गुणसूत्र जो है ये किसका निर्धारण करते हैं? तो ये जो है दैहिक लक्षणों का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। ये दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है लिंग गुणसूत्र या लैंगिक गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो केवल एक जोड़ा बचा हुआ है। एक जोड़े यानी कि हम कहेंगे 2 गुणसूत्र को जो है हम क्या कह सकते हैं? एक जोड़े गुणसूत्र को या 2 गुणसूत्र को जो है हम क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, और ये जो है लिंग का निर्धारण करते हैं। ये किसका निर्धारण करते हैं? ये लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, और ये जो है नर एवं मादा दोनों में यानी कि ये नर एवं मादा में असमान होते हैं। ठीक है, नर में जो है नर में होता है XY गुणसूत्र और मादा जो है मादा में होगा XX गुणसूत्र। ठीक है, नर में XY गुणसूत्र और मादा में XX गुणसूत्र। ठीक है, और ये जो दैहिक गुणसूत्र है ये नर एवं मादा दोनों में क्या होते हैं? समान यानी कि दोनों में क्या होते हैं? XX होते हैं। ठीक है, तो ये थे जो है इसके प्रकार। 46 गुणसूत्र होते हैं यानी कि 23 जोड़े, 22 जो है दैहिक गुणसूत्र कहलाते हैं यानी कि 44 गुणसूत्र, और एक जोड़ा गुणसूत्र यानी कि 2 गुणसूत्र जो है ये कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र। ठीक है, लिंग गुणसूत्र जो है लिंग का निर्धारण करते हैं, बाकी ये कायिक लक्षणों या दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। दैहिक गुणसूत्र और कायिक गुणसूत्र एक ही होता है। ठीक है, ये है। और गुणसूत्र का काम क्या होता है? तो आप जानते हैं कि गुणसूत्र का काम फंक्शन में आप लिख लेंगे, केवल एक लाइन फंक्शन आप क्रोमोसोम हेडिंग लिखेंगे गुणसूत्र के कार्य, और उसमें एक लाइन आप लिख लेंगे कि गुणसूत्र जो है आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, ये जो है आपका पूरा क्या था? गुणसूत्र था। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी, ये लेक्चर जो है आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। कहीं पे आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेशन में जरूर पूछिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।